कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है आरना मिर्जा और मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। ये मैं क्या पढ़ रही हूँ? मैं हिंदी की किताब पढ़ रही हूँ। क्या आप सभी हिंदी की किताब पढ़ते हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है। हम बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और हम अपने फ्रेंड्स को बुला भी नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत बोर हो रही थी। फिर मेरी मम्मा ने मुझे कुछ पुरानी हिंदी की किताबें लेके दी, जिसमें से कुछ मेरी पिछली कक्षा की थी और कुछ मेरी हिंदी की कहानियों की किताब थी। अब किताबें ही मेरी दोस्त बन गई हैं। और अब मुझे उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आने लगा है। पहले मैं सिर्फ फोन पे स्टोरीज देखा करती थी और मुझे उनकी आदत भी पड़ गई थी। इससे मेरी आँख में भी प्रॉब्लम हो गई और मैं चीजों को बहुत लंबा याद भी नहीं रख पाती थी। जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया है, मेरी ये परेशानियां कम होने लग गई हैं और साथ ही साथ मेरे शब्दों का भंडार भी बढ़ गया है। तो आप भी कोशिश कीजिए किताबों का अपना दोस्त बनाने की। मेरा विश्वास कीजिए, आप भी यही बोलेंगे कि किताबों से बढ़ के कोई दोस्त नहीं। तो दोस्तों, आप भी अपनी हिंदी की पुरानी किताबें निकालिए और उन्हें पढ़ के देखिए कितना मजा आता है। आप भी यही कहेंगे कि फोन से ज्यादा अच्छी किताबें हैं। बाय बाय दोस्तों, मैं भी अपनी किताबें पढ़ती हूँ और आप भी अपनी पढ़िए। तो बच्चों, कैसा लगा इस वीडियो को देख के और क्या सीखा आपने इससे? हमने यह सीखा कि किताबें भी हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम भूल जाते हैं। जिस तरह से हम खाना खाते हैं अपने शरीर के लिए, कसरत करते हैं अपने शरीर के लिए, उसी प्रकार से किताबों का प्रयोग हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन की कसरत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग खुलता है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, साथ ही साथ हमारे शब्दों का भंडार बढ़ता है। और जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि इस छात्रा ने बताया कि उसकी जो भी परेशानियां थी, जैसे आँखों से संबंधित या उसकी एकाग्रता या उसके फोकस से संबंधित, वह सभी भी दूर होती हैं। और इस समय में जबकि हम सभी अपने घरों में हैं, इस समय का इससे बेहतर सदुपयोग नहीं हो सकता है कि आप अपनी पुरानी कोई भी किताब हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी कक्षा से ही संबंधित हो, कोई भी किताबें जो आपको आकर्षित करती हैं, चित्रों से बनी हुई, लिखी हुई, कुछ भी जो आपके पास रखी हुई सामग्री है, उसी को अगर आप पढ़ें और अगर आप धीरे धीरे रोज़ उसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी वह ना सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में मदद करेगी, आपकी पढ़ाई में तो मदद करेगी ही करेगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आप देखिएगा कि किस तरह से आपका हिंदी से एक लगाव हो जाएगा। जो हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा सिर्फ कहने से नहीं होता है, उसका जो प्रयोग है वह सीखने से भी होता है। और सीखेंगे आप कैसे? आप सिर्फ YouTube की वीडियोस देख के नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कहती थी, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, उसको दोहराना बहुत ज़रूरी है। तो वह तभी ही मुमकिन है जब आप अपनी पुरानी किताबें या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको लगता है कि हाँ, मैं ये पढ़ के सीख सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ, आप उनका इस्तेमाल करके सीख सकते हैं। तो इस समय का ये बेहतर सदुपयोग है, आप कीजिए, इससे आप वंचित मत रहिए। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ कि इस कौशल को हम क्या कहते हैं, पढ़ने की इस कला को हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं पठन कौशल। हाँ मेरे नन्हे साथियों, मैं आपकी दोस्त और कक्षा 2 की शिक्षिका रीनू तिवारी हिंदी के इस नए विषय पठन कौशल के साथ आप सभी के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आप सभी को यह बताने के लिए कि हमारी जिंदगी में पठन कौशल का क्या योगदान है और यह कितना ज़रूरी है और इसको कैसे करना चाहिए। मैं हूँ आपकी सहायता के लिए, आपके माता पिता आपकी सहायता के लिए, और ये समय आपके साथ है। तो चलिए इन सब का बेहतर उपयोग करते हैं और हिंदी को और सरल बनाते हैं।
अगर मैं पठन कौशल की परिभाषा की बात करूं, यानी इनको अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, तो पठन का मतलब क्या होता है, पठन कौशल क्या होता है। पठन कौशल हमारी जो हिंदी भाषा के 4 कौशलों में से एक कौशल है। कौशल का मतलब होता है कला और पठन का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि पढ़ने की कला। जब हम कोई लिखी हुई चीज होती है, कोई लिखी हुई सामग्री होती है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो उन शब्दों से हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कुछ संकेत बनते हैं, कुछ प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब मतलब कुछ उसके बारे में एक इमेज बनती है जो हम उस शब्द के अर्थ को समझ के बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो लिखी हुई सामग्री होती है उसके द्वारा जब हम उसके अर्थ को ग्रहण करके कोई प्रतिबिंब या संकेतों को समझ के हम कोई प्रतिबिंब बनाते हैं, कोई एक उसकी बारे में एक समझते हैं, तो उसको हम पठन कहते हैं। ठीक है, पठन में से जैसे मैंने पहले बताया कि लिखी हुई सामग्री को सिर्फ पढ़ना मात्र नहीं होता, बल्कि उसके अर्थ को समझते हुए उसके भावों को समझना और उस पर चिंतन करना, यानी कि अपना भी राय देना, इसको ये पठन कौशल में शामिल किया जाता है। कि पढ़ने के बाद उस चीज को समझते हुए आपने उसके बारे में क्या राय बनाई या आपने उसके भाव को क्या समझा, यह एक पठन कौशल में आया जाता है। अच्छा, पठन कौशल क्यों आवश्यक है, पठन कौशल की क्या जरूरत है, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा? या आपने कभी सोचा है कि क्यों बोला जाता है पढ़ के सीखिए, पढ़ो बोला जाता है बार बार, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों, पढ़ने, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, यह हमारी जो शिक्षा है उसकी आजीवन यानी जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। हम जो भी पढ़ते हैं हमें पता नहीं चलता है, पर वो हमारे मस्तिष्क में छपता चला जाता है। जो छपता है, जिसको हम जानकारी या इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर होती जाती है, यानी एकत्रित होती जाती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा पढ़ना भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है और हमारा मस्तिष्क उन सारी सूचनाओं को, उस जितनी पढ़ी हुई घटनाएं होती हैं, कुछ भी होता है, उसको इसके अंदर हम उसको एकत्रित करता जाता है। और जब हम कभी किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं, तो वो पढ़ा हुआ, वो जो हमने अपना एकत्रित किया हुआ सामान है, पढ़ने के बाद उसका हम प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। हमारे देश में जितने भी महान लेखक हैं या जितने भी अच्छे रीडर्स हैं, उन सभी का अगर आप देखें, उनका पिछला इतिहास देखेंगे या उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, किसी को अगर आप जानते हैं या आपके माता पिता आपको बताएंगे, तो अगर आप उनके बारे में जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल पढ़ने मात्र से उनकी जिंदगी में उनका नजरिया कितना बदल गया, उनके खुद के जिंदगी में कितना प्रभाव हुआ, और सिर्फ उनके ही नहीं, उनके पढ़ने के बाद उन्होंने कितने और लोगों को प्रभावित किया। तो पठन कौशल सिर्फ एक चीज नहीं है कि ये सिर्फ आपको ही बदलेगी, या आपके आसपास के जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं उनको भी बदलेगी। तो इसलिए पठन कौशल ना सिर्फ मजेदार वाली चीज है, बल्कि यह आपके आजीवन काल में जितने भी लोगों के आप संपर्क में आएंगे, सभी को बदलने में सक्षम है। पढ़ने से ना सिर्फ ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से हमारी बुद्धि का विकास भी होता है, और उस ज्ञान का प्रयोग आप और भी लोगों को पढ़ाने में कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के हो, चाहे वह छोटी उम्र के हो। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि आप भी किताबों के साथ दोस्ती कीजिए, उनको देखिए कि वह कितने निर्छल दिल से आपके साथ आपको दोस्त बनाएंगे और ये आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। तो चलिए, मुझे वादा कीजिए कि आप भी इस पठन कौशल का हिस्सा बनेंगे और आप मेरी बात मानेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैंने आज की वीडियो में कुछ शब्दों को लिया है जिनके साथ हम अपना पठन कौशल शुरू करेंगे। अभी तक हमने अपने 4 पाठों को, जो व्याकरण के हमने पूरे किए थे,
उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ शब्द बनाए हैं और उन्हीं के हम उच्चारण से आज का पठन कौशल शुरू करेंगे। तो अभी मैंने 30 शब्दों को लिया है और कुछ 20 शब्द रखे हैं आपके गृह कार्य के लिए। तो सबसे पहले हम उन 30 शब्दों को उच्चारण करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास के बाद वह 20 शब्द आप अपने गृह कार्य के लिए किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। तो चलिए हम आज का पाठ इसी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के इस उच्चारण की कक्षा को, जिसमें मैंने सबसे पहला शब्द लिया है पितामह। आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे और इन शब्दों को हम तोड़ के पहले बोलेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे। तो शब्दों को आप स्क्रीन पे देखिए और मेरे साथ दोहराइए और बोलिए पितामह, जिसमें हमने पिता और मह म और ह, तो यह जोड़ के बना पितामह। चलिए अब इसी प्रकार से हम दूसरे शब्द का उच्चारण करते हैं। सभी मेरे साथ फिर से दोहराएंगे और बोलेंगे सुखद। बोलिए मेरे साथ सुखद, जिसमें हमने स के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाई है। और जब हमने मात्राओं की पाठ को किया था तो हमने यह बोला था कि छोटे ऊ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उ का उच्चारण आता है। तो स को हम कैसे बोलेंगे? सु, ख और द। ख भी पूरा वर्ण है और दा भी पूरा वर्ण है। तो सु के साथ जमा करके हमने क्या बनाया? सुखद। सु जमा खद, सुखद। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम तीसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा शब्द स्क्रीन पे क्या आ रहा है? प्रयत्न। सही बच्चे मेरे साथ बोलेंगे प्रयत्न। अब देखिए इनमें किन किन मात्राओं का और वर्णों को किस तरह से बोला गया है और जोड़ा गया है। सबसे पहले प के नीचे र। अब बताइए, जब हमने र का जुड़ना सीखा था तो हमने रेफ और पदेन की बात करी थी। अब मुझे बताइए यह रेफ का चिन्ह है या पदेन का चिन्ह है? ये है पदेन का र। तो प के नीचे हमने पदेन का र लगाया तो ये प्र बन गया। प्र बन गया। और साथ ही हमने य को पूरा लिखा है और यत्न है, यतन नहीं है, यत्न है, जिसमें ता की ध्वनि आ तो रही है पर पूरा नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम इसको आधा लिख देंगे। और आधा जब हम लिखते हैं तो जो दूसरा वर्ण आ रहा होता है उसके साथ जोड़ के लिखा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया हमने आधे वर्णों का जुड़ना रेफ पदेन में और मात्राओं के साथ सीखा था। ठीक है, तो अब अगर उन वीडियोस को आपने देखा होगा तो आप इस शब्द को भी बहुत आसानी से बोल पाएंगे। तो चलिए एक बार मिलके दोहराते हैं और बोलते हैं शब्द प्रयत्न। प्रयत्न। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अपने चौथे शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विशेष। सही बच्चे बोलिए मेरे साथ, किस तरह से मुख की ध्वनि निकलती है और किस तरह से आप शब्दों में अपने जीभ और अपने दांतों का प्रयोग करते समय शब्द के उच्चारण को बाहर निकालते हैं। तो हम बोलेंगे वी के ऊपर है, व के ऊपर है छोटी ई की मात्रा, श, फिर ए की मात्रा और फिर दूसरा श। तो ये हो गया विशेष। विशेष नहीं हुआ, विशेष हुआ। तभी सब बच्चे फिर से बोलेंगे विशेष। एक बार फिर से दोहराएंगे और बोलेंगे विशेष। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अपने पांचवें शब्द की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा शब्द स्क्रीन पे है बच्चा। बोलिए मेरे साथ, बच्चा। आपको याद आया इस शब्द को देख के? जब हमने अपने संयुक्त व्यंजनों को करना शुरू किया था तो हमने सीखा था दो एक जैसे वर्णों का जुड़ना, जिसमें अगर एक आधा वर्ण होता है और उसके ही जैसा दूसरा वर्ण को जुड़ता है तो वह किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे इसमें बच्चा में एक आधा चा है और एक पूरा चा है,
तो जब हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो छोटे चा पे यानी जो आधा चा है इसमें हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और इसको बोलेंगे बच्चा, बचा नहीं। जो एक बचा हुआ होता है उसका मतलब जो रह गया है, और बच्चा मतलब छोटा बच्चा, जिसको हम किड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इस शब्द को और बोलेंगे सभी मिलके बच्चा। बहुत अच्छा। चलिए अब हम अपने अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है सफलता। बोलेंगे सभी मिलके सफलता। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सफलता शब्द में सा भी पूरा वर्ण है, फ भी पूरा वर्ण है, ला भी पूरा वर्ण है, ता भी पूरा वर्ण है और ता के बाद आ की मात्रा का प्रयोग है। तो इसीलिए हमने सफलता जब बोलते हैं तो सफल और ता को अगर हम अलग अलग करें तो सफल तो एक शब्द बन गया और ता पे आ की मात्रा आ गई तो यह जोड़ के सफलता बन गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए इसी के साथ हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और अगला शब्द है, आप सब स्क्रीन पे देखिए, प्रमुख। प्रमुख बोलिए मेरे साथ, प्रमुख। तो जब हम प्रमुख बोलते हैं तो आप देख रहे हैं कि प के नीचे फिर से हम प के नीचे र की मात्रा, म के नीचे छोटे उ की मात्रा और ख जब हम बोलते हैं तो हम यहां से आवाज निकालते हैं ख। इसमें हम जीभ का प्रयोग नहीं करते, हम यहां का प्रयोग करते हैं। यहां से हम बोलते हैं ख। तो प्रमुख, मुख नहीं बोलेंगे, मुख, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है। आप सभी समझ गए हैं अब। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं शब्द को और एक साथ बोलेंगे प्रमुख, प्रमुख। चलिए अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और देखिए स्क्रीन पे अगला शब्द आया है कोशिश। कोशिश, जिसमें हमने क के साथ ओ की मात्रा लगाई है, हमने फिर श के साथ छोटी ई की मात्रा लगाई है और फिर एक बार और श लिखा है, तो यह बना कोशिश। कोशिश, क्योंकि छोटे ई की मात्रा है तो ये शिश होगा, शीश नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो ये शीश बन जाएगा। तो शीश का मतलब ही कुछ और होता है। आप मुझे बताएंगे कि शीश का मतलब क्या होता है? शीश का मतलब होता है सिर। ठीक है, तो कोशिश हो गया है ये। तो अब हम इसी के साथ अपने अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आरंभ। आरंभ बताइए, आरंभ का हम किस तरह से उच्चारण करते हैं? आ तो पूरा ही है, हमने इसमें देखिए अंग की बिंदु लगाई है। जब हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग किए थे तब हमने अंग की बिंदु की चर्चा करी थी। तो बताइए ये कौन सा है? ये अनुनासिक कहेंगे, इसको अनुस्वार कहेंगे या विसर्ग कहेंगे? यह अनुस्वार कहलाया जाएगा। ठीक है, जब हम अनुनासिक की बात करेंगे तो हम उसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं। इसमें हमने अंग की बात करी है। बच्चों देखिए, इसमें हमने जो आरंभ लिखा है हमने इसमें अंग की बिंदु लगाई है और इसको हमने आरंभ बनाया है। अगर आप कहीं पर अगर हम अंग की बिंदु की बजाय आधा म लिखते हैं तो वह भी सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जब हम आरंभ बोलते हैं तो उसमें आधे माँ की ध्वनि आ रही होती है। जब हम उच्चारण करते हैं, आप बोल के देखिए आरंभ, तो आरंभ में आधा माँ भी सुनाई देता है। तो हम अंग की अगर बिंदु लगाते हैं तो वह भी सही माना जाएगा और अगर हम आधे माँ का प्रयोग करते हैं तो वह भी बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम ये अपने अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं जो है उत्सव। उत्सव नहीं, उत्सव, जिसमें हमने उ, आधा त, स और व लगाया है। जिस तरह से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं उसके बाद ही हम उसको लिखित रूप में यूज करते हैं और वैसे ही उनको बोला जाता है। तो उत्सव बोला जाता है तो इसलिए हमने इसमें आधे त का प्रयोग किया है, तो यह उत्सव बन गया है। ठीक है बच्चों, आपको आधे वर्णों को लिखने का
एक अर्थ समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिवाज। रिवाज, कई लोग बोलते हैं रिवाज, लेकिन यह रिवाज होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज के नीचे जो छोटी सी बिंदी लगाई गई है, यह इसके उच्चारण को बदल देता है। हमने जब वर्णमाला करी थी तो मैंने आपको इस बिंदी के लगाने का तात्पर्य और उससे ध्वनि में परिवर्तन और शब्दों में परिवर्तन भी समझाया था। उसी प्रकार से यह शब्द है रिवाज, जिसमें ज के नीचे हमने बिंदी लगा के इसको ज कर दिया है, तो इसमें ज की ध्वनि सुनाई देगी, तो यह बन गया रिवाज। रिवाज को हम क्या क्या कहते हैं? रिवाज, जो किसी भी जगह की या किसी भी घर की या कहीं की भी परंपरा होती है, जिसको लोग बहुत समय से फॉलो करते आ रहे होते हैं या उनको मानते हैं, जिसे परंपरा को कहा जाता है। चलिए अब इसी के साथ हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या है। मजाक। अगला शब्द क्या बना? मजाक। जैसा हमने रिवाज किया था वैसे यह शब्द हमने लिया है मजाक। कई लोग मजाक बोलते हैं, लेकिन यह मजाक बोला जाता है। वही ज के नीचे हमने बिंदी लगाई है और ज को हमने ज कर दिया है, तो यह मजाक हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ें और अगला शब्द है व्यर्थ। व्यर्थ। व्यर्थ को देखिए किस तरह से बनाया गया है। इसमें हमने अध व या थ के ऊपर हमने क्या लगाया है? सभी बच्चे बताएंगे मुझे, ये कौन सी मात्रा है? ये है र। ये री नहीं है, ये व्यर्थ है। जब हम बोलते हैं तो ये व्यर्थ, र का एक उच्चारण आता है, उसकी ध्वनि आती है, तो ये व्यर्थ है। हमने जब रेफ और पदेन किया था तो हमने उसमें यह सीखा था। ठीक है, और जब हम व को बोल रहे हैं तो व और य एक साथ बोला जा रहा है, तो इसलिए हमने व्य बोला, हमने वय नहीं बोला है, वय नहीं है, ये व्य है। तो व्यर्थ एक साथ इस तरह से बोला जाएगा। चलिए एक बार फिर से बोल लेते हैं सभी मिलके। व्यर्थ। व्यर्थ का क्या मतलब होता है? खराब। हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यानी कि खराब नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। तो व्यर्थ का मतलब यही होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है निराश। निराश का मतलब क्या होता है? पहले मुझे सब मतलब बताएंगे, ये तो शब्द सभी जानते ही होंगे। निराश का मतलब होता है हताश हो जाना या हतोत्साहित हो जाना, किसी चीज में मन नहीं लगना या थोड़ा परेशान जिसे कह सकते हैं, निराश हो जाना उसको कहा जाता है। तो निराश में देखिए किस तरह से हमने शब्द को बनाया है। हमने न के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाई है। न के ऊपर छोटी की मात्रा क्यों लगाई है, ये कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड। जिसने भी यह बोला है या जिसको भी यह पता है कि जब हम उच्चारण में न के ऊपर छोटी ई की मात्रा का ही उच्चारण कर रहे हैं, निराश, निराश नहीं बोल रहे हैं, निराश। अगर हम जल्दी से छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं किसी भी अक्षर के साथ, तो वह छोटी ई की मात्रा में जल्दी बोला जाता है, तो यह निराश हो गया। ठीक है, और ये श होता है, आप सभी श को श ही बोलेंगे, स नहीं बोलेंगे। स का अपना स्थान है और श का अपना स्थान है। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और वह है विधान। पर बताइए विधान का मतलब क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है? विधान, विधान का अर्थ होता है, मतलब होता है रीति या आप कानून भी कह सकते हैं। किसी चीज के लिए जो विधान बनाया जाता है या उसको हम कहते हैं कानून बनाया जाता है, तो उसका मतलब विधान ही होता है। तो देखिए इसमें हमने व के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाई है, तो ये बना विधान। विधान, सभी बच्चे मेरे साथ मिलके बोलेंगे विधान, तो ये बना विधान। बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ हम अगले शब्द की तरफ चलते हैं।
अगला शब्द है दृष्टि। दृष्टि, जिसमें देखिए हमने द के नीचे हमने री लगाया है, द्री बना है ये। अब आई है री की बारी। जी हाँ, जो हमने स्वर पढ़े थे अ आ इ ई, उसमें हम री भी पढ़ा था। तो हमने री का इस्तेमाल, री का प्रयोग किस तरह से सीखा था कि जब हम शब्दों के उच्चारण में री की ध्वनि का हम देखते हैं तो वहां पे हम री की मात्रा का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जैसे हम इंग्लिश का लेटर सी बनाते हैं। तो ये द्री, तो इस प्रकार से बन गया ष्टी। ष्टी आता है जब हम इसको बोलते हैं तो श आधा आएगा, क्योंकि ष्टी में हम जल्दी से बोल रहे हैं इसलिए हम आधा प्रयोग करेंगे श को, और इस पे छोटी ई की मात्रा आएगी। किसके ऊपर आएगी? देखिए किस पे आई, हमने टी की मात्रा किस पे लगाई है? ट पे लगाई है। तो यह बन गया दृष्टि। दृष्टि का तो सभी मतलब जानते ही होंगे। बताइए जल्दी से क्या अर्थ होता है दृष्टि का? दृष्टि का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और अगला शब्द हमने लिया है प्रभु। प्रभु को किस तरह से लिखा है? प्रभु तो सब जानते ही हैं, यानी भगवान, इष्ट देव, देवता, तो सब जानते ही हैं। और प्रभु को जो हम लिखते हैं तो प के नीचे फिर से हमने र की मात्रा लगाई है, तो ये प्र बना है, पर नहीं बनेगा, प्र बना है। और भ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, तो भ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण हम जल्दी से करेंगे, भू बना देंगे, प्रभु। प्रभु नहीं बोला जाता है, प्रभु होता है, प्रभु। ठीक है, तो प्रभु हो गया। अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं जो है प्राप्त। फिर से हमने प के नीचे र की मात्रा का प्रयोग किया है। मैंने इस तरह के शब्द इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने जो र सीखा था उसको हमने सीख लिया है, तो अब उसका प्रयोग किस तरह से हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में या हिंदी की भाषा में करते हैं, क्योंकि यह शब्द आपको आगे यूज करने होंगे, आपको लिखने होंगे, तब तक आपकी मात्राओं का ज्ञान आपका और ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इन शब्दों को अपनी आज की कक्षा में शामिल करे हैं। तो चलिए बोलिए जल्दी से। प्राप्त, प के नीचे र की मात्रा लगाई, फिर आ की मात्रा लगाई, फिर आधा प लगाया और फिर पूरा त लगाया है, प्राप्त। अगर हम प्रा को अलग करें और त को बोलते हैं तो त होता है, जिसमें आधे पा का ध्वनि सुनाई देती है। तो इसलिए जब इनको साथ में जोड़ा जाता है तो प्राप्त बन जाता है। सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे और बोलेंगे प्राप्त, प्राप्त। बहुत बढ़िया। अब प्राप्त का अर्थ क्या होता है? प्राप्त का अर्थ होता है हासिल करना, हासिल या मिलना, ले लेना। प्राप्त का मतलब यह होता है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और देखते क्या है। ये है नृत्य। न के नीचे हमने फिर से री लगाया है, नृ बन गया है ये, नृत्य। आधा त के साथ य लगाया है, तो अगर हम इन दोनों को तोड़े तो एक तो बन गया नृ और एक बन गया त्य, तो नृत्य। आप समझ पा रहे हैं किस तरह से हम जो हमने शब्द लिखे हैं उनका उच्चारण में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इनको दोहराएंगे उतना ही अच्छा आप इनको उच्चारित कर पाएंगे, इनका अर्थ समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो नृत्य के बाद आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द को देखते हैं और यह है समीप। समीप, स म के ऊपर बड़ी की मात्रा और प। जिस तरह से मैं शब्द को बोल रही हूं उसी तरह से इनको लिखा गया है और उसी तरह से इनको उच्चारित किया जाता है। तो स मीप, अगर हम स और मीप को तोड़े तो स और मीप बन गया है। समीप का मतलब क्या होता है? निकट, यानी पास। ठीक है, तो इसी की तरह हमारा समीप शब्द बना। अब अगले शब्द को देखते हैं। समीप के बाद आता है रक्षक। र, ये श। हमने जब संयुक्त व्यंजन किए थे तो हमने 4 अलग से व्यंजनों को पढ़ा था जो हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो रक्षक में ये जो श है ये संयुक्त बना है, क्योंकि ये क और श के मिश्रण से बना है, तो ये श हो गया है। तो इसको हम रक्षक
इसलिए बोलते हैं। तो इसमें र भी पूरा है, श भी पूरा है और एक क भी पूरा है। रक्षक का क्या अर्थ होता है? रक्षक का अर्थ होता है बचाने वाला। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अभी तक हमने 21 अपने शब्दों को अर्थ के साथ समझ लिया है। अब आई है 22वें यानी कि 22nd शब्द की बारी और यह है विश्वास। विश्वास ये शब्द तो हम बहुत बोलते हैं, विश्वास का अर्थ भी सभी जानते होंगे। तो बताइए विश्वास का क्या अर्थ होता है? ट्रस्ट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। और क्या कह सकते हैं हिंदी में? किसी को विश्वास करना, यानी कि उस पे एक विश्वास होना। ठीक है, विश्वास का अगर कोई और अर्थ भी जानते हैं तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा, अगर हम विश्वास के उच्चारण की बात करें तो मेरे साथ उच्चारित कीजिए। व के ऊपर हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है और श आधा है, वा और स बोला गया है, तो विश्वास, श्वास। क्योंकि हमने जो श है वो आधा रखा है तो इसलिए वह अगले वर्ण के साथ एक साथ जोड़ के बोला जाएगा और ये श्वास बन जाएगा, विश्वास। बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और यह है स्थान। इसमें हमने आधा स और थान शब्द को लिया है, तो ये स्थान को हम जो आधा स को थ के साथ मिलके बोला जाएगा और ये थ बन जाएगा, स्थान। इसको इस तरह से उच्चारित किया जाएगा। चलिए अब हम इसके बाद एक और शब्द देखते हैं जो कि है आश्चर्य। आश्चर्य का, अच्छा इससे पहले मुझे बताइए स्थान का क्या अर्थ होता है? ये मैं पूछना भूल गई। स्थान का क्या होता है? जगह। स्थान का मतलब होता है जगह। ठीक है, और अगर मैं आश्चर्य की बात करूं तो इसका क्या अर्थ होता है? हैरान। ठीक है, वेरी गुड। तो आश्चर्य को अगर हम बोलते हैं तो इसमें हम आश्चर्य, श को बहुत जल्दी से बोला जा रहा है तो श, आश्चर्य। श और च को एक साथ जोड़ के बोला जाएगा तो ये बन जाएगा आश्चर्य। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे एक और शब्द देखते हैं जो कि है संपूर्ण। संपूर्ण, जिसमें आप अंग का आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी, इसलिए हमने अंग की मात्रा लगाई है। यह अनुस्वार है, अनुनासिक नहीं है, इसलिए हम केवल बिंदी का प्रयोग करेंगे। और जब हम बिंदी लगाते हैं तो अगर उसमें न या आधे म की ध्वनि आती है तो अगर हम उनको भी लिखते हैं लेकिन तब उसमें बिंदी नहीं प्रयोग होगी, या तो आप बिंदी का प्रयोग कीजिए या आप इन आधे वर्णों का प्रयोग कीजिए, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो हम अगर हम संपूर्ण की बात करें तो हम संपूर्ण में आधे म की ध्वनि सुनाई देती है तो हम इसमें आधा म लगा के भी इसको लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। अंग की मात्रा और आधे माँ की मात्रा को मिला के संपूर्ण, जिसमें आप देखेंगे ड़ के ऊपर हमने र की मात्रा लगाई है, जैसा हमने रेफ और पदेन में सीखा था। तो जो ये रेफ का चिन्ह है जो ऊपर लगाया जाता है तो ये मिलके बना संपूर्ण। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक बार और आगे बढ़ते हैं, दूसरा शब्द देखते हैं। अगला शब्द है विश्राम। ये तो बहुत ही आसान सा शब्द है। अच्छा, संपूर्ण का अर्थ होता है पूरा, संपूर्ण मतलब पूरा, और विश्राम का मतलब होता है आराम। ठीक है, तो विश्राम शब्द को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमने इसमें वी छोटी की मात्रा लगाई। यहाँ पे हमने ये वाला श जो संयुक्त व्यंजन में सीखा था इसका प्रयोग किया और श्राम बना दिया है, श्राम बना दिया, तो यह शब्द विश्राम बन गया। चलिए दोहराइए मेरे साथ जल्दी से और बोलेंगे सभी विश्राम। बहुत अच्छा। चलिए हम अब शब्द देखते हैं हरियाली। हरियाली शब्द जब हम बोलते हैं तो वैसे तो यह है 4 से 5 वर्णों में माना जाता है, लेकिन इसमें हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग भी देख पा रहे हैं। किस तरह से अगर हम इन शब्दों को तोड़ें तो यह हरी और याली बनेगा, जिसमें हरी में र पे छोटी ई की मात्रा और या पे ल पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करके हरियाली बोला जाएगा। ठीक है बच्चों,
इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखिए और इनकी घर में जरूर दोहराइएगा, अभ्यास कीजिएगा, तभी इन शब्दों को आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आम बोलचाल की भाषा में या लिखने में आपकी कोई गलती नहीं होगी। चलिए इसी के साथ हम एक दो शब्द और देखेंगे, जिसमें अगला शब्द है प्रदूषण। यह शब्द तो आप सभी जानते ही हैं। प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी, यानी कि जैसे हम पोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, प्रदूषण हिंदी में बोला जाता है, जिसका मतलब होता है गंदा करना। ठीक है, तो प्रदूषण शब्द में हमने प के नीचे र की मात्रा लगाई है, द के नीचे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, श और ण को पूरा लिखा गया है। तो प्रदूषण इस प्रकार से बोला जाएगा, प्रदूषण। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला हमने लिया है शब्द विद्यालय। विद्यालय तो सभी जानते हैं, विद्यालय का अगर हम अर्थ पूछे तो स्कूल होता है, और अगर हम इसको उच्चारित करें या हम देखें तो किस प्रकार से लिखा जाता है। व पे हमने छोटी की मात्रा लगाई, हमने ध लिखा, ध को पूरा हम स्पर्श रेखा से नहीं करते हैं, उसको छोड़ा जाता है थोड़ा सा, और आ की मात्रा के साथ स्पर्श रेखा को लगाया जाता है। तो यह बन गया विद्यालय। विद्यालय के बाद हम एक आखिरी शब्द ले लेते हैं, इसका है जो हमने लिया है एकत्रित। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा होता है, और जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो यह इस तरह से बोला जाएगा, एक त्रित। इसको तोड़िए और बोलिए एक और त्रित। त्र हमने संयुक्त व्यंजन में सीखा था, और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये त्र बोल के इसका हम यूज करेंगे और बोलेंगे एक साथ जोड़ के एकत्रित, क्योंकि त्र के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाई गई है तो ये त्रित बन जाएगा, एकत्रित बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इन सभी शब्दों को वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से देखिए, बोलने का अभ्यास कीजिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको आज का जो होमवर्क दूंगी, आपको जो गृह कार्य मिलेगा, उसमें 20 और शब्दों को मैंने शामिल किया है, जिसको आप अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करेंगे और इस दी हुई मेल आईडी पे भेजेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जितनी अच्छे से अच्छे आप इनको पहले अभ्यास करें और फिर अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजें, और देखते हैं कितने बच्चे कितने अच्छे से अभ्यास करके भेजेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इस कार्य को करने में आपके माता पिता आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे और यह वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। तो इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि आपकी ये पहली वीडियो होगी, तो मैं आप सभी को गुड लक बोलूंगी और मैं इंतज़ार करूंगी आपकी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए इसी के साथ नमस्कार।